हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या गुरु। आज हम इस सेक्शन में कोशिका के फर्स्ट पार्ट को पढ़ेंगे। कोशिका को मैंने जो है दो भागों में डिवाइड कर दिया। इसके बाद का जो लेक्चर आएगा वो कोशिका के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस हैं उसके अलावा जो रिमेनिंग सेक्शन बच जाएगा। तो इस प्रकार दो लेक्चर में हम लोग कोशिका के चैप्टर को सेक्शन को फिनिश कर देंगे। तो देखिए, हम लोग स्लाइड से स्टार्ट करते। सबसे पहले मैं आपको इमेज के माध्यम से दिखाऊंगा कि किस प्रकार जो है कोशिका का एक्चुअल में स्ट्रक्चर होता है, और उसके बाद में मैं आपको जो है कुछ कंटेंट के माध्यम से पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग जो है कोशिका के चित्र को और उसके इर्द गिर्द की सभी बातों को पढ़ लेते हैं। तो लेट्स कंटिन्यू विद दिस सेशन। तो देखिए, इसके जो डायग्राम को देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए, यहाँ पर आ जाते हैं। तो देखिए, ये जो सेक्शन है यह कोशिका का आपको डायग्राम दिख रहा होगा, और इस कोशिका के डायग्राम में हम लोग जो है कोशिका के डायग्राम में हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। तो देखिए, कोशिका में भले ही आपको ये दिख रहा होगा इंग्लिश में है, लेकिन मैं सभी का पहले हिंदी में रूपांतरण कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए। तो ये जो न्यूक्लियस होती है ना, बीचों बीच का जो भाग है, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है केंद्रक। इसी को कहा जाता है क्या? केंद्रक। न्यूक्लियस को केंद्रक कहा जाता है, राइट। और ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया, ये तो कोशिका का शक्ति गृह होता ही है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, राइट। और इसको बोलते हैं गोल्जी काय। गोल्जी काय, इन सभी के हम लोग एक एक चीज को भी थोड़ी देर में पढ़ने वाले हैं। और ये जो कोशिका के जो बाहर की जो ये लेयर है, बाहर की जो दीवार है, ये सिंगल बनाई हुई है, लेकिन ये डबल लेयर की होती है, राइट। डबल लेयर की। तो याद रखना, डबल लेयर मतलब दोहरी झिल्ली का बना होता है, दोहरी झिल्ली का, राइट। कोशिका का बाहरी जो संरचना है वो दोहरी झिल्ली का है, और इसी को हिंदी में क्या कहा जाता है? कोशिका झिल्ली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली किसे कहते हैं? कोशिका के बाहर वाले भाग को। और याद रखना, कोशिका का ये बाहर वाला भाग डबल लेयर का बना होता है, दोहरी झिल्ली का। और ये हमेशा याद रखना किसका बना होता है? प्रोटीन प्लस वसा का। यदि आप लोग नोट्स बनाते हैं तो इनको लिख सकते हैं कि कोशिका का बाह्य आवरण प्रोटीन प्लस वसा का बना होता है, और कोशिका झिल्ली से कहते हैं। ये सब आपको समझ में आ गया होगा। और कोशिका झिल्ली को, जो प्रोटीन और वसा है, इसको सामान्य भाषा में क्या बोल देते हैं? फॉस्फोलिपिड्स। अब ये फॉस्फोलिपिड्स क्या होते हैं? फॉस्फो का मतलब प्रोटीन और लिपिड्स का मतलब आपको पता ही वसा। और ये जो कोशिका के बाहर की झिल्ली प्रोटीन और वसा की बनी होती है, राइट। तो ये बात समझ में आ गई है कि आपको? ये है केंद्रक, ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ये वाला, ये है गोल्जी काय, जो इधर ये बने हुए गोल्जी काय। और क्लोरोप्लास्ट और सेल वॉल, देखो ये जंतुओं में नहीं पाई जाती है। क्लोरोप्लास्ट जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, जिससे पादप अपना भोजन बनाते हैं, तो वही क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल कहलाता है। तो देखिए, ये पादपों में होता है, जंतु कोशिका में नहीं होता। और कोशिका भित्ति, जो जंतु कोशिका नहीं, पादप कोशिका में एक और लेयर होती है झिल्ली के बाहर, और इसी लेयर को, बाहर वाली लेयर को क्या कहा जाता है? हिंदी में कहा जाता है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति कहा जाता है, इंग्लिश में सेल वॉल कह देते हैं। तो ये जो कोशिका भित्ति है, ये एक्चुअल में किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। और आपको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया जा चुका है कि सेल्यूलोज जो है ना, वो मानव नहीं पचा सकता, लेकिन दूधारू जंतु आसानी से पचा सकते हैं, जो घास इत्यादि बनी होती है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया है आपको? तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो केवल पादपों में पाया जाएगा। तो पहले तो मैं आपको केवल चर्चा कर रहा हूँ। यहाँ पर जो ये लिखा है ना वैक्यूओल, ये वैक्यूओल, इसका एक्चुअल मतलब हिंदी में होता है रिक्तिका। रिक्तिका मैं वापस से लिख देता हूँ आपके लिए, रिक्तिका। रिक्तिका किसे कहेंगे? वैक्यूओल को रिक्तिका कहेंगे। और इस रिक्तिका में ना जल और लवण मौजूद होता है। अभी समझाऊंगा इसका काम क्या है, सभी के काम अलग अलग है, वो भी समझाऊंगा। राइबोसोम जो यहाँ पर डॉट बना रखे हैं, इसकी बजाय याद रखना राइबोसोम अंतः प्रद्रव्य जालिका पे होता है। याद रखना, राइबोसोम किस पर होता है? ईआर। इसको क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या हिंदी में आप लोगों के लिए ज़्यादा सूटेबल है तो अंतः प्रद्रव्य
अंतःप्रद्रव्य जालिका, अंतःप्रद्रव्य जालिका, अंतःप्रद्रव्य जालिका को ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो ये देखो ये किससे चिपका हुआ है, ये केंद्रक जो न्यूक्लियस है उससे चिपका हुआ है। अभी मैं आपको सब बताऊंगा ऐसे क्यों चिपका हुआ है इसके साथ में, ठीक है। लाइसोसोम जो है इसे कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं, क्योंकि जब ये जो है एकदम से विस्फोट करता है तो पूरी की पूरी कोशिका को पचाने की क्षमता रखने वाले प्रबल जल अपघटनीय पदार्थ इस लाइसोसोम में पाए जाते हैं। ऐसे पदार्थ जो पूरी कोशिका की बाहर तक की पूरी कोशिका को, ये छोटा सा कोशिकांग है ना, डाइजेस्ट कर सकता है, मतलब उसको तबाह कर सकता है। तो यही लाइसोसोम है, हमारी कोशिका में ये पाया जाता है। और एक होता है सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम को क्या कहते हैं, तारक काय, और ये बाहर जो है वो झिल्ली है। राइबोसोम आपको क्लियर हो गया। एक बार रिवीजन के तौर पे देख लेते हैं ताकि आपको याद आ जाए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको अंतःप्रद्रव्य जालिका कह रहे हैं, और ये किससे जुड़ी हुई है, केंद्रक से। केंद्रक को जो है ये बिग फिक्स एक स्थिति कि ये है ना, ऐसा ना हो जाए कि जो केंद्रक है जो सबसे इंपॉर्टेंट भाग है कोशिका का, सबसे महत्वपूर्ण कोशिकांग कौन सा है। तो देखिए अब मैंने आपको एक टर्म और नहीं बताई है, कोशिकांग, जो मैंने अभी बोला आपसे, कोशिकांग, इसको इंग्लिश में सेल ऑर्गेनल बोलते हैं। तो ये जो कोशिकांग हैं, तो ये न्यूक्लियस एक कोशिकांग है, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकांग, मतलब कोशिका के अंग। तो जैसे तारककाय, सेंट्रोसोम तारककाय कोशिकांग है, लाइसोसोम, एक लाइसोसोम को हिंदी में भी लाइसोसोम कहते हैं, ये कोशिकांग है। राइबोसोम एक कोशिकांग है जो अंतःप्रद्रव्य जालिका पे मिलेगा। वैक्यूओल्स रिक्तिकाएं ये अंदर है, गोल्जिकाय एक है ना, क्लोरोप्लास्ट पादपों में। तो ये सभी कोशिकांग सेल ऑर्गेनल्स कहलाते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको ये सब समझ में आ गया होगा। न्यूक्लियस के अंदर जो केंद्रक है उसके अंदर एक केंद्रिका और होती है, उसको न्यूक्लियोल इंग्लिश में कह देते हैं। और देखो जो कोशिका है ये तो चारों ओर से दीवार है इसकी, कोशिका झिल्ली कह रहे हैं, यदि जंतु कोशिका है तो कोशिका झिल्ली सारे को कह रहे हैं। तो इन कोशिकांगों के अतिरिक्त जो हल्का हल्का द्रव या जेली जैसा पदार्थ होता है उसे कहा जाता है साइटोप्लाज्म। क्या कह रहे हैं, साइटोप्लाज्म। तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य, क्योंकि कोशिका के अंदर जो द्रव्य है। तो समझ में आ गया होगा आपको, कोशिका द्रव्य, तो इसको कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो ये सभी बात आपको समझ में आ गई होगी कोशिका में। अब देखिए हम कोशिका के बारे में पढ़ लेते हैं। तो जो हमारी कोशिका होती है हमारे शरीर में, वो हमारी समस्त कार्यात्मक और संरचनात्मक सबसे मूलभूत इकाई है, सबसे छोटी इकाई है कोशिका। ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी मूलभूत कार्यात्मक इकाई है ना। क्यों, क्योंकि हमारे एक शरीर में कई खरबों कोशिकाएं पाई जाती है। एक शरीर में खरबों कोशिका, ट्रिलियंस में कोशिकाएं पाई जाती हैं। और ये सभी कोशिका जो हमारे शरीर में है ना, अलग अलग अंगों में अलग अलग कोशिकाएं हैं, इतनी सारी कोशिकाएं। इसी के कारण हमारा जीवन चल रहा है, क्योंकि ये सभी कोशिकाएं बहुत अच्छे से काम कर रही है, एक एक कोशिका, तभी हमारा शरीर में संपूर्ण जो क्रियाएं, फंक्शंस हो रहे हैं वो सभी इसी कारण हो रहे हैं, राइट। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको। अब मैं इनके कुछ काम बता देता हूँ आपको, तो अब ध्यान से सुनिएगा। इसको बोल रहे हैं हिंदी में केंद्रक, और केंद्रक को कोशिका का दिमाग या ब्रेन कहा जाता है। तो किसे कोशिका का ब्रेन कहते हैं, केंद्रक को कोशिका का ब्रेन कहते हैं, क्योंकि समस्त महत्वपूर्ण काम जो है उनको निर्धारण करने का काम केंद्रक का है। इसीलिए जिस प्रकार हमारे दिमाग का काम है, तो ये केंद्रक का काम है। माइटोकॉन्ड्रिया में आपको कई बार चर्चा कर चुका हूँ, यहीं पर जो ग्लूकोज है C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, यहीं पर किसका निर्माण करती है, ATP। तो इसीलिए चूंकि ये ATP ऊर्जा का निर्माण कर रही है, माफ़ी चाहता हूँ, चूंकि ये ऊर्जा का निर्माण कर रही है ना, चूंकि ये ऊर्जा का निर्माण कर रही है, इसीलिए जो है, इसीलिए हम इसे हमारे कोशिका का शक्ति ग्रह कहते हैं। आपसे पूछा जाए पादपों की कोशिका का शक्ति ग्रह कौन होता है, तो क्लोरोप्लास्ट। तो पादपों में जो है क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, क्योंकि वो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया से सूर्य की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसको के खोज करता है आल्टमैन, ये नाम भी पूछे जाते हैं, आल्टमैन, है ना। कोशिका के खोजकर्ता कौन है, रॉबर्ट हुक, जो पूरी कोशिका के खोज करता है, रॉबर्ट हुक।
है ना, रॉबर्ट हुक जो है वो कोशिका के खोज करता है, राइट। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के खोजकर्ता कौन हो गए, और ये हमारे शरीर, हमारी जो कोशिका है उसमें ये जो है शक्ति ग्रह कहलाता है। गोल्जी काय, देखो गोल्जी काय कैमिलो गोल्जी ने खोजा था। किसने खोजा था? कैमिलो गोल्जी ने। गोल्जी काय किसने खोजा है? कैमिलो गोल्जी ने खोजा है गोल्जी काय, राइट। और देखिए अब मैंने आपको एक छोटी सी बात यहाँ पर बता देता हूँ, और कि ये जो कोशिका झिल्ली है ना, इसमें थोड़ी थोड़ी जगह होती है अंदर बाहर जाने के लिए, क्योंकि जो हमारे पूरे शरीर में जो खून का प्रवाह है, तो जो जैसे ग्लूकोज आ रहा है वो कोशिका में जो प्रवेश करता है, तो इसमें अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है, जहाँ से ये पदार्थ क्या हो जाता है, अंदर आ जाता है। और गोल्जी काय जो है ना, इसको डायरेक्शन देता है कि आपको अब माइटोकॉन्ड्रिया में जाना है ताकि आप ऊर्जा को निर्माण करो। तो चूंकि गोल्जी काय इसको दिशा देता है, इसलिए ये एक तरह से यातायात जो होता है ना, जैसे ट्रांसपोर्ट, तो इसीलिए गोल्जी काय को ट्रांसपोर्ट मैनेजर भी कहा जाता है, क्योंकि जो भी पदार्थ बाहर से आता है उसको कहाँ पे कौन से अंग में भेजना है, ये सभी गोल्जी काय निर्धारण करता है, इसीलिए इसको यातायात प्रबंधक भी कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट को पादपों का ऊर्जा ग्रह कहते हैं। सेल वॉल जो है कोशिका भित्ति, जो पादपों में पाई जाती है, जंतुओं में नहीं पाई जाती है। तो कोशिका भित्ति जो है वो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। तो ये सभी क्लियर हो गया। अब बात कर रहे हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका की। अंतःप्रद्रव्य जालिका, एक तो ये याद रखना कि इसके जो खोजकर्ताएं हैं वो है पोर्टर। अंतःप्रद्रव्य जालिका के खोजकर्ता कौन है? पोर्टर। और अंतःप्रद्रव्य जालिका को ही हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कोशिका का कंकाल तंत्र, स्केलेटन ऑफ सेल। कंकाल तंत्र क्यों? जिस प्रकार यदि हमारे शरीर में हड्डियां नहीं होती तो हम मांस के लोथड़े होते, मांस के टुकड़े होते, तो वो कहीं इस तरह से लटका हुआ इस तरह से रहता, लेकिन हड्डियों के कारण हमारा ये स्ट्रक्चर है। वैसे कोशिका में केंद्रक को एक स्थिति फिक्स की है ना, कोशिका की दीवार से ना चिपक जाए, इसलिए अंतःप्रद्रव्य जालिका इसको स्थिति प्रदान करती है, इसीलिए इसको कोशिका का कंकाल तंत्र भी कहते हैं। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको। अंतःप्रद्रव्य जालिका जो है ना, ये दो प्रकार की होती है। एक तो होती है लचीली और एक होती है सख्त। तो सख्त वाली दो अंतःप्रद्रव्य जालिका, इसी में दो भाग होते हैं। तो सख्त वाली जो होती है ना, जो हार्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसी पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं। याद रखना, राइबोसोम्स जो है वो इसी पर, किस पे? सख्त वाली पे, हार्ड एंडोप्लाज्मिक, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाए जाते हैं। तो ये समझ में आ गया आपको। अब देखिए, अच्छा आपसे कोशिका में ये प्रश्न पूछा जाए कि कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है, तो सबसे बड़ा कोशिकांग आप बताएंगे न्यूक्लियस ही सबसे बड़ा केंद्रक ही सबसे बड़ा कोशिकांग है। तो आपसे पूछा जाए सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है, तो आप बताएंगे राइबोसोम सबसे छोटा कोशिकांग है। कोशिका में सबसे छोटा कोशिकांग राइबोसोम, सबसे बड़ा केंद्रक, और केंद्रक को फिक्स स्थिति अंतःप्रद्रव्य जालिका प्रदान करती है, और इसीलिए इसको कोशिका का कंकाल तंत्र भी कहते हैं, राइट। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए, अब आ रहा है वैक्यूओल्स। वैक्यूओल में क्या होता है? द्रव भरा रहता है, पानी भरा रहता है, और हमारे कोशिकाओं को भी तो पानी की आवश्यकता है, वो पसीने के तौर पे स्वेटिंग, पसीना भी निकालती है। तो जब भी हमें उल्टी दस्त होती है ना, तो ये जो वैक्यूओल है, ये वैक्यूओल में ना पानी की कमी हो जाती है। तो आपसे पूछा जाए कि जब भी किसी को पानी की कमी हो जाए, निर्जलीकरण हो जाए और डिहाइड्रेशन कहते हैं जिसे, तो उसमें आपको पता होगा ORH घोल दिया है, ORS घोल, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। तो उस समय वैक्यूओल ही सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला कोशिकांग है जब हमें डिहाइड्रेशन होता है। राइबोसोम जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाए जाते हैं, सख्त वाली में, तो ये कोशिका में प्रोटीन के निर्माण में, तो आपसे पूछा जाए कि कोशिका में प्रोटीन की फैक्ट्री कौन है, तो आप क्या बताएंगे? प्रोटीन की फैक्ट्री है राइबोसोम। तो अंतःप्रद्रव्य जालिका के खोजकर्ता तो मैंने कौन बताए थे? पोर्टर। और न्यूक्लियस के खोजकर्ता कौन है? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन याद रखना। माइटोकॉन्ड्रिया के खोजकर्ता कौन है? आल्टमैन। गोल्जी बॉडी के खोजकर्ता कौन है? कैमिलो गोल्जी।
वैक्यूऑल के खोजकर्ता कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना, एंटोनियन ल्यूवेनहॉक। एंटोनियन ल्यूवेनहॉक, ल्यूवेनहॉक, एंटोनियन ल्यूवेनहॉक इज द फाउंडर ऑफ वैक्यूऑल, राइट। और एंटोनियन ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहली बार जीवाणु की भी खोज की थी, याद रखना, एंटोनियन ल्यूवेनहॉक ने। और एंटोनियन ल्यूवेनहॉक ने ही पहली बार जीवित कोशिका देखी थी, याद रखना। रॉबर्ट हुक ने तो मृत कोशिका देखी थी। मृत का मतलब जो पादप की कॉर्क को देखा था, कॉर्क कोशिकाओं में। लेकिन एंटोनियन ल्यूवेनहॉक ने पहली बार जो एक जंतु की कोशिका है वो एंटोनियन ल्यूवेनहॉक ने देखी थी। इस सब के पीछे कारण ये है कि जीवाणुओं के खोजकर्ता, वैक्यूऑल के खोजकर्ता और जीवित कोशिका के खोजकर्ता एंटोनियन ल्यूवेनहॉक है, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहली बार इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी, इसीलिए वो सब देख पाए। समझ में आ गया होगा आपको। लाइसोसोम को कोशिका का आत्मघाती थैली भी कहते हैं, क्योंकि ये पूरी की पूरी कोशिका को पचाने की क्षमता रखती है। तो आपको पता होगा कि WBC, RBC, प्लेटलेट्स जो हैं ये भी कोशिका के प्रकार हैं। तो सबसे ज़्यादा जो लाइसोसोम पाया जाता है ना, वो WBC की कोशिका में पाया जाता है ना, WBC। तो याद रखना, WBC में सबसे ज़्यादा संख्या में लाइसोसोम किस में पाया जाता है? WBC में पाया जाता है, राइट। अब देखिए, सेंट्रोसोम होता है तारक काय, हिंदी में क्या बोलते हैं? तारक काय। और इसका काम क्या है कि आपको पता होगा हमारे शरीर में लगातार अर्धसूत्री और समसूत्री विभाजन कोशिकाओं का होता रहता है। मतलब कोशिका जो है ना, देखो बचपन में जब थे हम केवल एक कोशिका थे, आज हमारे शरीर में खरबों कोशिका है। इसका मतलब क्या है? लगातार कोशिकाओं ने विभाजन किया, विभाजन किया, विभाजन किया, और उसी कारण से हमारा ये काया जो शरीर है वो है। तो तारक काय कोशिका विभाजन में मदद करता है। और कोशिका के अंदर जो द्रव है वो साइटोप्लाज्म है, याद रखना। और एक और बात ध्यान से सुनिए, एक तो ये साइटोप्लाज्म, जिसको क्या बोल रहे हैं हिंदी में? कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य और जो ये जितने भी कोशिकांग हैं, जितने भी अंदर कोशिकांग हैं, कोशिकांग कौन? जैसे केंद्रक, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय, इनको कोशिका द्रव्य और कोशिकांगों को, अंदर वाले संपूर्ण भाग को, झिल्ली के अंदर वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं? जीव द्रव्य। जीव द्रव्य। और ये जीव द्रव्य सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीवन जो है ना वो इसी के कारण है हमारे शरीर में, क्योंकि ये लगातार कोशिकांग अपना काम करते रहते हैं। अब आप देखिए, केवल एक कोशिकीय जीव में तो केवल ये एक ही कोशिका होती है, जबकि इस एक कोशिका से ही ना वो पूरी जिंदगी अपनी निकाल लेता है ना, जैसे अमीबा, पैरामीशियम वगैरह। तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको। तो कोशिका द्रव्य क्या है, क्लोरोप्लास्ट क्या है ना, वैक्यूऑल क्या है। पादपों में वैक्यूऑल बहुत बड़ी आकार में पाए जाते हैं, याद रखना। तो ये सभी केसेस आपको क्लियर हो गए होंगे कि, तो एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि कोशिका का कंकाल तंत्र, अंतः प्रद्रव्य जालिका, कोशिका का दिमाग और सबसे बड़ा कोशिकांग केंद्रक, कोशिका का शक्तिग्रह है माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि ये एटीपी का निर्माण करता है। गोल्गी काय कोशिका का यातायात मैनेजर। पादपों का शक्तिग्रह है क्लोरोप्लास्ट। सेल वॉल क्या होती है? पादपों में सेल्यूलोज जो पाई जाती है वो। वैक्यूऑल क्या होती है? एंटोनियन ल्यूवेनहॉक ने खोजी, और निर्जलीकरण के समय सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला कोशिकांग। राइबोसोम्स किस पर पाए जाते हैं? सख्त अंतःप्रद्रव्य जालिका पर, और ये प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और जो लचीली अंतःप्रद्रव्य जालिका है वो किसका निर्माण करती है? वसा का, लचीली वसा का। और सख्त जिसमें राइबोसोम्स हैं वो प्रोटीन का निर्माण करते हैं, राइट। लाइसोसोम को क्या बोलते हैं? आत्मघाती थैलियाँ। और सेंट्रोसोम या तारक काय क्या होता है? ये कोशिका विभाजन में मदद करता है। और अंतःप्रद्रव्य जालिका को कोशिका का कंकाल तंत्र कहते हैं। और बीच में जो तरल है वो लिक्विड। और कोशिका द्रव्य और इन सभी कोशिकांगों को एक साथ क्या कह देते हैं? जीव द्रव्य। और जीवित कोशिका के खोजकर्ता कौन थे? जीवित कोशिका के खोजकर्ता एंटोनियन ल्यूवेनहॉक, जिन्होंने जीवाणु भी खोजे। इसीलिए एंटोनियन ल्यूवेनहॉक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है। जीवाणु विज्ञान का जनक भी एंटोनियन ल्यूवेनहॉक को ही कहा जाता है। तो आपको यदि ये डायग्राम पूरा समझ में आ गया है ना, तो अब जो चैप्टर में स्टार्ट करने वाला हूँ सेक्शन, वो आपको बिल्कुल भी आपको अब समस्या नहीं आने वाली है, राइट। तो देखिए, अब हम लोग सेक्शन पे आ जाते हैं। तो आपको ये बात सारी समझ में आ गई होगी, तो चलिए चलते हैं।
तो अब सेक्शन को स्टार्ट कर देते हैं। मैं एक बार चेक कर लेता हूं कि क्या सभी विजिबल है या नहीं। आपको बिल्कुल विजिबल होगा, बिल्कुल क्लियर है। चलिए चलते हैं, चलिए क्लास लेते हैं आगे। अब हम लोग थ्योरेटिकली पार्ट पढ़ लेते हैं। आपके आसपास जो है वस्तुएं वो या तो सजीव है या फिर निर्जीव हैं। जैसे मैं जिस टेबल पे हूँ, कुर्सी पे बैठा हूँ, वो निर्जीव है, मैं सजीव हूँ, आप लोग सजीव हैं, ठीक है। अब देखिए, अंगों की संरचनात्मक मूलभूत इकाई, फंडामेंटल यूनिट, ये सब क्या होती है? कोशिका। ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। कोशिका की खोज सबसे पहले, और ये जो विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं हैं ना, ये एक दूसरे से जुड़कर इतनी करोड़ों खरबों कोशिकाएं मिलकर एक जीव का निर्माण करती है। जिस प्रकार आपने देखा होगा मकान जो है, एक मकान कितनी सारी ईंटों से मिलकर बना है, वैसे ही हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो कोशिका के खोजकर्ता मैं बता ही चुका हूँ। 1665 में रॉबर्ट हुक ने खोज की, कार्क की कोशिकाओं में इन्होंने देखा। तो कार्क की पतली स्लाइड्स में उन्होंने सूक्ष्मदर्शी में देखा था इन्होंने, है ना। तो रॉबर्ट हुक ने इस प्रकार जो है ना कोशिका। अब ये कार्क क्या होता है? आपने देखा होगा जो बीकर वगैरह जो होते हैं ना, उसको हम लोग जो लकड़ी से बंद करते हैं, तो वही कार्क कोशिकाएं होती है, राइट। अब देखिए, तो इस तरह से उन्होंने कोष्ठ और बक्से के रूप में विभाजन किया और बोला कि इन कोष्ठ, जो प्रकोष्ठ है, उन्हीं को कोशिका का। अब जीवित कोशिकाओं को देखने का श्रेय जो है वो इनको नहीं जाता है। जीवित कोशिकाओं को देखने का श्रेय एंटोनियन ल्यूवेनहॉक को जाता है, जिन्होंने संवर्धित सूक्ष्मदर्शी को खोज किया और 1674 में, ये ईयर याद रखना, रॉबर्ट हुक ने 1665 में, इन्होंने 1674 में से खोजा था, ठीक है। 150 वर्ष के बाद कोशिका को, मतलब बहुत समय तक तो जानकारी थी नहीं। अधिक आवर्धन क्षमता के जब सूक्ष्मदर्शी खोजे गए, तभी कोशिका के बारे में अच्छे से अध्ययन करना संभव हो पाया। कोशिका जो है मूलभूत, कार्यात्मक और संरचनात्मक, क्योंकि यह हमारे शरीर को स्ट्रक्चर भी प्रदान करती है। और जो झिल्ली है वो किसकी बनी होती है? प्रोटीन और वसा की, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। चलिए, तो देखिए, मुर्गी का जो अंडा है वो एकल कोशिका है, याद रखना। जिस प्रकार शतुरमुर्ग का अंडा भी एकल कोशिका है। तो चूंकि शतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा होता है, और इसीलिए दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका किसकी होगी? शतुरमुर्ग के अंडे की। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको। सजीवों में कोशिका की संख्या या आकृति, साइज में विभिन्नता होती है। और ये जरूरी नहीं है कि हाथी की कोशिका बहुत बड़ी होगी और चूहे की कोशिका बहुत छोटी होगी। ये हमारी कोशिकाएं जो है ना, उनका अपना अपना शरीर में काम है। और ये बहुत सी कोशिकाएं मिलके किसका निर्माण करती हैं? ऊतक। और ऊतक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टिश्यू। तो बहुत सारी कोशिकाएं मिलके किसका निर्माण करती है? ऊतकों का निर्माण करती है। और ऊतकों को क्या कहते हैं? टिश्यू या ऊतक कहते हैं। और ऊतकों के अध्ययन को, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, फिक्स आता है, हिस्टोलॉजी। ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हिस्टोलॉजी कहा जाता है, राइट। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको सजीवों के अंदर, ठीक है ना। तो ये सभी बातें एकदम क्लियर है। तो देखिए, ये वाली बात मैं आपको बता चुका हूँ, हाथी और चूहे वाली। अरबों खरबों में हो सकती है कोशिकाएं, मानव में तो कई खरब कोशिकाएं होती है, याद रखना, है ना। और 1 अरब में 100 करोड़ होते हैं, तो आपको पता ही, और 1 करोड़ में 100 लाख होते हैं। तो ये सभी तो आपको बेसिक सी बात पता ही होगी। तो देखिए, यहाँ पर ईंटों की दीवार, उसी प्रकार प्याज की झिल्ली को जब हम सूक्ष्मदर्शी में देखेंगे तो ये कोशिकाएं दिख रही है अलग अलग, है ना। ये जो बॉक्सेस दिख रहे हैं कोशिकाओं की तरह। कुछ जीव एक कोशिकीय नहीं, बहुकोशिकीय होते हैं, जैसे मानव में तो कई खरबों कोशिकाएं, और कुछ छोटे जीव में बहुत कम संख्या में कोशिका होती है। प्रारंभ में हम भी जो है ना केवल एक कोशिका थे, और अंडे गुणांक मतलब मल्टीप्लाई होते 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 आज हम इतने बड़े शरीर बन गए। तो मदर के गर्भ में सबसे पहली बार हम एक कोशिकीय थे, जब जो है पिता का जो एक शुक्राणु है और मदर का जो एग, ये दोनों समायोजन हुआ होगा, जिससे हमारा जन्म हुआ है। इस शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से तो केवल एक कोशिका बनी होगी, और उसके बाद आज हम इतनी बड़ी कोशिकाएं बन गए। एक कोशिका यूनिसेल्यूलर, है ना, यूनिसेल्यूलर होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अमीबा और पैरामीशियम। अमीबा कैसे खाना खाता है वो हमने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया है, आप जरूर रिवाइज करते रहेंगे लेक्चर्स को। तो कोशिका, है ना, एक कोशिकीय जीव भी सभी अन्य क्रियाएं करते, जरूरी नहीं हम ही अपनी क्रियाएं कर रहे हैं, एक कोशिकीय जीव भी अपनी सारी क्रियाएं कर लेते हैं आसानी से। एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा भोजन का अंतःग्रहण भी करते हैं, शोषण भी करते हैं, उत्सर्जन भी करते हैं, वेस्ट भी निकालते हैं, अपनी वृद्धि भी करते हैं।
प्रजनन भी करते हैं, रिप्रोडक्शन, और नए बच्चे भी जन्म देते हैं। तो बहुकोशिकीय जीव में विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं का समूह होता है एक साथ। तो विशेष प्रकार की कोशिकाओं के समूह को ही ऊतक कहा जाता है, और इसे इंग्लिश में टिश्यू, और ऊतकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं, राइट। तो ये समझ में आ गया होगा। तो स्लाइड सूक्ष्मदर्शी से सबसे पहली बार अमीबा और पैरामीशियम देखा था, और मैंने आपको बताया था कि अमीबा युक्त पानी यदि हम पी लेंगे तो हमको एमीबियोसिस हो जाएगा और हमको दस्त लग सकते हैं। तो कोशिका की आकृति जो है ना, कोई सुनिश्चित आकृति किसी की नहीं होती है, और इसके पादाब होते हैं, और इससे क्या होता है, ये अपना भोजन को बाहर से ग्रहण करते हैं और अपनी गति को भी बनाए रखते हैं, आगे पीछे मूव भी कर सकते हैं, है ना। तो ये, और देखिए अपनी आकृति बदलने में अमीबा को क्या लाभ होता है, तो अपनी आकृति को बदलने में अमीबा को क्या है, जो है गति प्रदान होती है, और अलग अलग जगह यदि भोजन कहीं और रखा है तो भोजन को वो वहाँ पर क्या करे, उसको पहुँच सके वहाँ तक, इसलिए वो गति करता रहता है। मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त कणिकाएं पाई जाती है, अभी मैं बता रहा था WBC, जिसमें सबसे ज़्यादा लाइसोसोम पाया जाता है, लाइसोसोम जो पूरी कोशिकाओं को पचा सकता है। तो WBC भी एक कोशिकीय संरचना का उदाहरण है, RBC भी और प्लेटलेट भी। अमीबा एक पूर्ण विकसित जीव है, स्वतंत्र अस्तित्व में रहता है। तो अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं होती है, रक्त की कोशिकाएं अलग होती है, RBC बहुत बड़ी कोशिकाएं होती हैं। ये मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो है वो तो अंडाणु है, जो महिला में अंडाणु जो है मानव में सबसे बड़ी कोशिका है। अंडाणु नहीं आए तो सबसे बड़ी कोशिका किसको बताएंगे, रक्त को। लेकिन आपसे पूछा जाए सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तो नर्वस सिस्टम की या तंत्रिका तंत्र की कोशिका सबसे लंबी कोशिका। ये सब पॉइंट्स याद रखना। साथ ही साथ यहाँ पर इंफॉर्मेशन नहीं दी है, लेकिन मैं आपको एडिशनल देता रहूँगा। गोलीय और चपटी गोल लंबी होती हैं कोशिकाएं सामान्यतः। कुछ कोशिकाएं बहुत लंबी होती है, सिरे नुकीले होते हैं, जैसे कि तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं। तो आपको ये कुछ एग्जाम्पल देखिए, गोलाकार कोशिकाएं ये RBC की है ना, और मानव की जो RBC है उसमें जो है ना केंद्रक नहीं पाया जाता, याद रखना, मानव की RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता। और ये सबसे लंबी कोशिकाएं होती है तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं, और ये जो कोशिकाएं हैं ना, ये मांसपेशियों की, मसल्स की कोशिकाएं। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी आप। अब देखिए कोशिका का कौन सा भाग कोशिका को आकृति प्रदान करता है, तो आकृति आपको पता है कोशिका झिल्ली, जो सेल मेम्ब्रेन है, बाहर वाली झिल्ली, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ। झिल्ली अब समझ में आ गया होगा, परिबद्ध रहती है और वो अर्ध पारगम्य होती है ताकि पदार्थ अंदर बाहर जा सके। झिल्ली पौधों और जंतुओं की कोशिका को आकृति प्रदान करती है। पादप कोशिकाओं में एक अतिरिक्त आवरण होता है, तो याद रखना मानव में या जंतु कोशिका में तो केवल एक ही लेयर होती है ये, और ये कोशिका झिल्ली है ना। जैसे मैं एक बार फिर बताता हूं आपको, मानव के ये कोशिका है मान लीजिए, तो ये एक ही झिल्ली है, कोशिका झिल्ली। लेकिन पादपों में जो है ना वो एक और लेयर होती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं, जिसको मैंने बताया था सेल्यूलोज का बना होता है। तो ये है ना मृत, इसीलिए पादपों की कोशिकाएं चूंकि सेल्यूलोज की बनी होती है, स्वयं निर्णय ले सकती है, और इसीलिए पादप की कोशिकाओं को मृत भी कहा जाता है। तो कोशिका भित्ति से घिरा रहता है, कोशिकाओं का आकार दृढ़ता प्रदान करता है, और जीवाणु कोशिका में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है। याद रखना, जो जीवाणु सभी कोशिकाओं में भित्ति पाई जाती है ताकि बाहर के किसी भी चीज़ से क्या है वह कोशिका अपने आप को बचा सके। तो ये पॉइंट्स आपको एकदम क्लियर हो रहे होंगे ना। अब देखिए आगे चलते हैं। अब देखिए कोशिका का जो आकार है वो देखिए कितना है। तो कोशिका का आकार जो है ना वो माइक्रोमीटर में होता है, मतलब 10 की पावर -6 मीटर में, मतलब माइक्रोन में, मतलब 1 मीटर का 10 लाखवां भाग। तो बहुत छोटी होती है माइक्रोन या माइक्रोमीटर में, मतलब 1 मीटर का 10 लाखवां भाग। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, बिल्कुल। तो ये जो है 1 मीटर का इतना वह भाग है ना, एक कोशिका होती है, और ये अत्यंत सूक्ष्मदर्शी जो होती है ना उससे देख सकते हैं, है ना, तो तभी इनको देखा जा सकता है। तो सबसे छोटी कोशिका का जो साइज है ना वो 0.1 से 0.5 आकार का होता है। इनको बोलते हैं, मैं आपको इन कोशिकाओं का नाम भी बता देता हूँ, PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। PPLO जो आपने देखा होगा ना, निमोनिया जो बच्चों को हो जाता है, बहुत ज़्यादा छोटे बच्चों की मृत्यु हो जाती है निमोनिया रोग के कारण, तो वही जो उसी को सामान्य भाषा में क्या कहते हैं, माइकोप्लाज्मा। तो आपके एनवायरनमेंट में वगैरह में सब में ये क्वेश्चन आता है कि दुनिया की सबसे छोटी कोशिका किस जीव की होती है, तो आप क्या बताएंगे, माइकोप्लाज्मा। इनको टेक्निकल भाषा में क्या कहते हैं,
प्लूरोनिमोनिया की स्पेलिंग पी से स्टार्ट होती है, प्लूरोनिमोनिया लाइक इन स्ट्रक्चर, और माइकोप्लाज्मा के कारण ही निमोनिया हो जाता है। छोटे बच्चों को फेफड़े के अंदर पूरा है ना कफ वगैरह भर जाता है और उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो निमोनिया से बच्चों को बहुत बचाया जाता है ना। आप यदि कभी देखा हो तो आपको जरूर जानकारी होनी चाहिए इस बारे में। सबसे बड़ी कोशिका शतुरमुर्ग का अंडा होता है, वो मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो 170 मिलीमीटर से 130 का होता है, और ये आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, राइट। अब देखिए हाथी और चूहे की कोशिकाओं के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जरूरी नहीं है कि हाथी की कोशिका कोई बड़ी हो। किसी भी कोशिका का साइज का संबंध किसी पौधे या जंतु की साइज से नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। हाथी की कोशिकाएं चूहे की कोशिकाओं से बहुत बड़ी भी हो सकती हैं, लेकिन उनका मेन चीज क्या है कि उनकी कोशिकाएं क्या कार्य कर रही है। तंत्रिका तंत्र की कोशिका होगी तो ऑब्वियसली वो बहुत लंबी होगी, बड़ी होगी। तो देखिए बड़े जंतु का मतलब ये नहीं कि उसमें बड़ी कोशिका होगी, और संदेश का स्थानांतरण करना ये भी कोशिकाओं का कार्य है। तो मेरे हिसाब से आज आपको कोशिकाओं की कुछ बेसिक जानकारियां पूरी अच्छे से हो चुकी है ना। अब देखिए एक और बात मैं आपसे करना चाहता हूं कि इसके बाद का जो सेक्शन है, इसके बाद का जो सेक्शन है कि कोशिका की संरचना और प्रकार्य और इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो आई थिंक यू हैड एंजॉयड द लेक्चर। आप अपनी बुक्स को, रेफरेंस बुक को भी पढ़ते रहें और एक कंप्लीट तैयारी के साथ एग्जाम में जाएं, और तभी आपको सफलता जरूर अर्जित होगी। आई विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल। तो हमारा पार्ट 1 फिनिश होता है, राइट। थैंक यू।